Hello everyone, welcome to lecture 5 on units and dimensions। अच्छा, अब तक हमने क्या क्या चीज़ों की बात कर ली। सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देख लिए थे, राइट। फिर उनके यूनिट्स देखे, टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे यूनिट्स के, राइट। FPS, MKS, CGS एंड SI सिस्टम। फिर हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन भी निकाला, राइट। फिर लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में, राइट, लेक्चर 4 में हमने क्या देखा कि सब चीज़ों के डायमेंशन नहीं होते, कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज भी एनकाउंटर होती है। फिर हमने 4 केसेस कवर करे थे, राइट, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के। कौन से? फर्स्ट वन वाज कांस्टेंट्स, फिर एंगल्स, फिर रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। और फोर्थ वन कौन सा था? आर्गुमेंट टू मैथमेटिकल फंक्शंस। सही है। चलो, अगर तुमने अब तक के लेक्चर्स नहीं देखे तो पीछे रिवाइंड करो, 4 लेक्चर पहले देख लेना, फिर 5th लेक्चर के साथ कंटिन्यू करना, है ना। ओके, आज हम पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के, राइट। क्या उस दिन हमने देखा था क्या कि हम डायमेंशंस क्यों पढ़ना चाहते हैं, राइट। अब क्या कहते हैं, डायमेंशन क्यों पढ़ने के बाद साथ साथ हम उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि हमने डायमेंशन तो सीख लिया, अब उसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है उसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ से। क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया, वो मुझे बोला कि मुझे 4 kg में 3 kg ऐड करना है। मैं बोला ठीक है, तो 4 kg में 3 kg ऐड कर दे, मुझे 7 kg मिलेगा, राइट। 4 kg में मैं 3 kg ऐड कर रहा हूँ, मुझे 7 kg मिल रहा है। फिर मेरे पास दूसरा दोस्त आया, वो मुझे बोला मुझे 4 kg तो चाहिए, लेकिन मुझे उसमें 3 kg नहीं ऐड करना है, मुझे उसमें 3 एम्पेयर करंट ऐड करना है। अब सर आप बताओ, आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, कि अगर मैं 4 kg में 3 एम्पेयर करंट ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? हाँ, मैंने भी वही सोचा जो तुम अभी सोच रहे हो कि पागल हो गया है क्या, कि 4 kg में कोई करंट कैसे ऐड कर सकता है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें इसी चीज के बारे में बताता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस ओनली। मतलब तुम kg में kg ऐड कर सकते हो, तुम करंट में करंट ऐड कर सकते हो। मतलब मुझे कोई पूछेगा कि 4 एम्पेयर करंट प्लस 3 एम्पेयर करंट, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 7 एम्पेयर करंट आएगा। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि 4 kg प्लस 3 एम्पेयर, दिस इज करंट, राइट, करंट का यूनिट, 4 kg प्लस 3 एम्पेयर कितना मिलता है, मैं बोलूंगा नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते यार हम। तो इसी चीज को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें 2 चीजें देता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें 2 चीजें देता है। फर्स्ट थिंग, उसने क्या बोला कि तुम कोई भी चीज का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का कब कर सकते हो? जब उनके डायमेंशन सेम होंगे, राइट। चलो देखते हैं, पहला क्या है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी और सेम डायमेंशंस होनी चाहिए, है ना। सेम फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन मतलब निकलता है ना। मतलब अगर तुम्हें कोई 2 चीजों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज को, राइट, तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। दूसरी चीज जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर तुम्हें 2 चीजों को इक्वेट करना है, इक्वेट, राइट, इक्वेट मतलब कि मैं बोलूंगा कि मुझे 4 kg है, मैं उसको 4000 ग्राम लिख सकता हूं, राइट। क्या दोनों साइड का डायमेंशन निकाल के देखें क्या? इस साइड का डायमेंशन क्या है? देखो यहाँ पे kg है, kg इज अ यूनिट ऑफ मास, तो इस साइड का डायमेंशन है m। क्या इस साइड का डायमेंशन भी m होगा क्या? ये भी ग्राम है, राइट। तो यू कैन इक्वेट LHS एंड RHS ओनली व्हेन, जब दोनों साइड के डायमेंशन सेम होंगे। हम बोलेंगे भैया सही है कि जो एडिशन में कंसेप्ट लग रहा था सेम इक्वेशन में भी लगेगा। अगर तुम्हें कोई बोल देगा कि मतलब x² y/z
इक्वल समथिंग टी स्क्वायर पी, ऐसा कोई बोल दिया इसने ना, इक्वेशन दे दिया, ये कोई फिजिकल इक्वेशन अज्यूम कर लो, ऐसा कोई नहीं होता है, बट मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए सबसे पहली बेसिक कंडीशन क्या होगी कि दोनों साइड के LHS और RHS के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। सही है यार, है ना, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। यूनिट कन्वर्जन में हम वही करते हैं राइट, कि दोनों साइड में डायमेंशन ही देखेंगे एप्लीकेशन में, उसको और डिटेल में देखेंगे। सही है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, तो थोड़ी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी, राइट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या चीजें बताता है, हमें दो चीजें बताता है। फर्स्ट वन कि अगर तुम्हें कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है तो कम से कम उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, लीस्ट कंडीशन, राइट। एंड सेकंड क्या होता है कि अगर तुम्हें दो चीजों को इक्वेट भी करना है तो LHS और RHS पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बेसिक मैथ्स यार, है ना। LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए। चलो कुछ देख लेते हो, कुछ फैमिलियर इक्वेशंस को चेक कर ले क्या, जो तुमने ऐसा कुछ इक्वेशन पढ़ा था क्या 9th स्टैंडर्ड में, V = U + AT, राइट। यहाँ पे V और U क्या होते हैं, V और U होते स्पीड, वेलोसिटी भी बोलते हैं ना, दोनों अलग अलग है, देखेंगे बाद में, ठीक। क्या इनका डायमेंशन हमें पता है क्या, स्पीड और वेलोसिटी का हमने देखा था, है ना। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आता है, LT-1, राइट। अच्छा, A क्या होता है, A होता है एक्सेलरेशन एंड T इज टाइम, राइट। क्या हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखा था, एक्सेलरेशन का डायमेंशन इज LT-2। क्या हमें टाइम का डायमेंशन पता है यार, टाइम तो बेस्ड क्वांटिटी है यार, उसका डायमेंशन सिर्फ T आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को इस इक्वेशन में एक बार पुट करके देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है क्या वो सच है। ये इक्वेशन तो तुम बचपन से देखते आ रहे हो ना, 9th स्टैंडर्ड में मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, V = U + AT, राइट। इस इक्वेशन को डायमेंशनल कंसिस्टेंसी देख लेते अपन, है लेफ्ट हैंड साइड, है ना, LHS में, LHS क्या है अपना, LHS में है हमारा V, राइट, और V का डायमेंशन क्या है अपना, देखो LT-1, तो LHS का डायमेंशन हो गया LT-1। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, तुम दोनों चीजों को तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों चीजों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। चलो मैं U का डायमेंशन निकालता हूं, U का डायमेंशन क्या है, U इज अ स्पीड, तो मैं LT-1 लिख दूं। अच्छा, अब A × T का डायमेंशन निकालते, A का डायमेंशन इज LT-2 इंटू T का डायमेंशन कितना होना चाहिए, देखो AT लिखता हूं यहाँ पे, है ना, AT, ये T का डायमेंशन क्या होना चाहिए, T, तो क्या मैं इसको LT-1 ऐसे लिख दूं। देखो क्या U और AT का डायमेंशन सेम आ रहा है, दोनों का डायमेंशन LT-1, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, मतलब मैं दोनों चीजों को ऐड कर सकता हूं, मतलब ये डायमेंशनली तो सही है। अब दोनों चीजों को ऐड करने के बाद तुम्हारे पास डायमेंशन क्या आएगा, LT-1 और LT-1 को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली LT-1 ही डायमेंशन बचेगा। तो तुम्हारा RHS में क्या आया, RHS भी LT-1 आया। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा LHS का डायमेंशन और मेरा RHS का डायमेंशन मैच करता है। तो देखो हमने चेक कर लिया, V = U + AT इज डायमेंशनली करेक्ट, राइट। क्या और दो इक्वेशन जो तुमने काइनेमेटिक्स में तीन इक्वेशन पढ़े होंगे ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। पहला वाला था V = U + AT, जिसको हमने चेक कर लिया। अब क्या करते हैं हम, S = UT + ½ AT² वाला चेक करते हैं एक बार, है ना। क्या तुमने ये वाला देखा है, S = UT + ½ AT², राइट। क्या ये इक्वेशन भी देखा हुआ है 9th में, है ना। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो S का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L, तो क्या मैं इसको LHS का डायमेंशन बोल दूं, मेरे LHS का डायमेंशन है L, राइट। U का डायमेंशन अभी अभी देखा था LT-1, T का डायमेंशन T, तो मैं क्या UT का डायमेंशन सीधा लिख दूं क्या, UT का डायमेंशन क्या आएगा, इंटू T हो जाएगा। देखो T का पावर -1 है इंटू T, तो अल्टीमेटली तुम्हें मिल रहा है L, सही है। अब देखो ½ AT², देखो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, लास्ट लेक्चर में देखा था, हाफ इज अ कांस्टेंट, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो मैं सिर्फ ½ AT² का डायमेंशन, इसका डायमेंशन AT² के डायमेंशन के बराबर होगा, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है ना, राइट।
तो क्या मैं ए टी स्क्वायर का डायमेंशन ऐसे लिख दूँ LT-2, ये हो गया ए का डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन, टी स्क्वायर का डायमेंशन डायमेंशन ऑफ टी का स्क्वायर। देखो टी का पावर -2 है, टी का पावर 2 आएगा, मल्टीप्लीकेशन किया हमारे पास अल्टीमेटली आया L। तो LHS में क्या आ रहा है, LHS में था हमारे पास डायमेंशन जो कि डिस्प्लेसमेंट का था L, RHS में आ रहा है तुम्हारे पास UT का डायमेंशन आया L, राइट, प्लस AT स्क्वायर का डायमेंशन भी आया L, L प्लस L डायमेंशन देगा तुम्हें L का। तो लो भैया LHS इक्वल्स RHS, सही है। तो ऐसे जब भी कभी हमारे पास कोई फिजिकल इक्वेशन आएगा तो तुम उसके लिए चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो कि जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा है क्या उसमें हर टर्म जो तुम दो टर्म्स को ऐड कर रहे हो क्या वो दो टर्म का डायमेंशन सेम है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर उन दो टर्म्स का डायमेंशन सेम नहीं है, राइट, अगर उन दो टर्म्स का डायमेंशन सेम नहीं है मतलब उन दो टर्म्स को तुम ऐड नहीं कर सकते। क्या जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s, एक बार खुद से ट्राई कर लो यार, है ना, क्या कर रहा हूं उसको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, राइट, इजी है, काफी इजी है, अगर नहीं बनता है तो मुझसे पूछ लेना, राइट, मेरा नंबर तो है ही तुम सबके पास। तो क्या है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s, इसका क्या करो खुद से एक बार देखो कि LHS बराबर RHS आता है क्या, और क्या इन दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम आता है। अगर डायमेंशन सेम नहीं आता है मतलब हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सही है। एक अच्छा सा सवाल करते, लेक्चर 4 के कंसेप्ट्स थोड़े से इंक्लूड करके करते हैं ना, सही है। एक एग्जांपल अच्छा वाला एकदम जे एडवांस लेवल वाला, है ना। तो हमें क्या बोला, जो हमारा प्रेशर है वो समथिंग ऐसे वैरी करता है, राइट। तो किसी ने हमें कोई एक इक्वेशन दे दिया, दिस इज अ फिजिकल इक्वेशन, इसमें क्या बोला जो यहाँ पे मेरा P है वो मेरा प्रेशर डिनोट करता है, और यहाँ पे P0 है, एक तो कोई तो इनिशियल प्रेशर है, मतलब P0 इज कांस्टेंट, है ना, और P क्या डिनोट करता है, सम प्रेशर, राइट। इन्होंने क्या बोला, तुम मुझे अल्फा का डायमेंशन निकाल के बताओ, अल्फा के डायमेंशन निकाल के बताओ, राइट। यहां पे P क्या है, प्रेशर डिनोट करता है, P0 इज सम कांस्टेंट प्रेशर, P0 इज, आगे देखेंगे हम, है ना, P0 अच्छे से समझ में आएगा जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। बस अभी के लिए मान लो कि P0 कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, कांस्टेंट वैल्यू जो इनिशियल प्रेशर से नाम से बोलते हैं अपन। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में तुम मुझे अल्फा के डायमेंशंस निकाल के बताओ। यहां पे बीटा भी डाल दो, एक अल्फा और बीटा के डायमेंशंस मुझे बताओ, राइट। क्या क्या पूछा, बीटा और अल्फा के डायमेंशन बताओ। हमने बोला ठीक है। क्या पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सपोनेंट, राइट, E इज सम कांस्टेंट नंबर, एक्सपोनेंट में अगर कोई भी चीज आती है तो ये पूरी चीज डायमेंशनलेस होनी चाहिए, राइट। मतलब x स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन बी टी स्क्वायर, दिस थिंग का डायमेंशन शुड बी m0 l0 t0, दिस शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, अब क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तुम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा तभी कर सकते हो जब अल्फा और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम हो। मैंने एक्स और टी नहीं बताया क्या, एक्स को तुम डिस्टेंस मान लो, है ना, और टी इज टाइम। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तब क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा तुम तभी कर सकते हो जब एक्स स्क्वायर और अल्फा का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। तो ठीक है, तो क्या मैं अल्फा का डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर कर दूं। एक्स क्या है, हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा, इसका लेंथ स्क्वायर। तो लो मिल गया हमारे पास अल्फा का डायमेंशन, राइट, सही है। अब क्या करते, बीटा का डायमेंशन निकालते, राइट। इसको रब कर दूं क्या मैं, अच्छा इसको रब कर देता हूं, है ना, इसको हटा दो।
तो हमें अल्फा का डायमेंशन मिल गया। अच्छा, अब क्या करना है, हमें बीटा का डायमेंशन निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरा जो पूरा न्यूमरेटर है वो सिर्फ लेंथ स्क्वायर इस डायमेंशन का एडिशन हो रहा है, तो मुझे मेरे न्यूमरेटर का डायमेंशन मिल गया एल स्क्वायर। अब क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर का डायमेंशन करना है। अच्छा, क्या मुझे टी स्क्वायर का डायमेंशन पता है? हाँ पता है, तो मैं बीटा टाइम्स टी स्क्वायर ऐसे लिख दूं क्या? मुझे बीटा का डायमेंशन निकालना है, इक्वल्स m0 l0 t0, मतलब हमें डायमेंशन लेस करना है। यार पिछले लेक्चर में देखा था हमने, है ना, कि डायमेंशन लेस को सवाल बहुत सारे किए थे, उसमें भी देखा था एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था। तो क्या मैं बीटा को इस साइड लेके चले जाऊं, है ना, तो क्या मेरा बीटा का डायमेंशन ऐसा कुछ हो रहा है? इट शुड बी एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, राइट। तो मैं बीटा का डायमेंशन ऐसे बोल सकता हूं, एल की पावर 2 टी की पावर -2, ये आ गया बीटा का डायमेंशन। सही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्लस लास्ट लेक्चर जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के लिए हमने कैसे डील करते हैं वो देखा था ना, तो दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन किया था। सही है, चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए। इजी कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सिर्फ दो चीजें आती है। पहली चीज, अगर तुम्हें कोई दो चीजों को ऐड करना है तो उनका डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर तुम्हें कोई दो चीजों को इक्वेट करना है तो LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। सही है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसी ने मुझे बोल दिया कि जो मेरा डिस्टेंस है वो टाइम पे ऐसा डिपेंड करता है। कोई एक इक्वेशन दे दिया, है ना, मैं बोलता हूँ a/bt प्लस ct² प्लस dt³ अपॉन e माइनस टी, समथिंग ऐसा लिख दिया। अब उन्होंने बोल दिया तुम क्या करो, a b c d और e के डायमेंशंस निकाल के बताओ। a b c d और e के हमें डायमेंशंस निकाल। हम बोले ठीक है। क्या LHS का डायमेंशन मुझे पता है? LHS का डायमेंशन इज x इज डिस्टेंस, है ना, t इज टाइम, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स है। अब हम क्या करना है, a b c d और e के डायमेंशंस निकालना है। क्या LHS का डायमेंशन में l लिख दूं, डिस्टेंस है इसलिए, राइट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो RHS का डायमेंशन है वो भी l होना चाहिए, राइट। LHS का डायमेंशन l, RHS का डायमेंशन भी l होना चाहिए। अच्छा, क्या RHS का डायमेंशन l होने के लिए इंडिविजुअल टर्म्स का भी डायमेंशन मुझे l होना चाहिए, राइट। a का डायमेंशन l होना चाहिए, b इंटू टी का डायमेंशन भी l होना चाहिए, ct² का डायमेंशन l होना चाहिए, dt³ अपॉन e माइनस टी का डायमेंशन भी l होना चाहिए। तो इससे क्या मुझे डायरेक्ट मिल जाता है क्या कि मेरा जो डायमेंशन ऑफ a है वो l है, राइट। चलो bt का डायमेंशन भी l होना चाहिए, राइट। अब क्या मैं इस चीज को b इंटू टी ऐसे लिख दूं क्या, क्योंकि मुझे t का डायमेंशन पता है, तो b का डायमेंशन आ गया l t माइनस 1, ये t डिवीजन में जाएगा ना, राइट, b का डायमेंशन मिलके। क्या सिमिलरली हम c का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं? c के डायमेंशन में क्या आ जाएगा, बस l t -2 आ जाएगा। -2 क्यों आएगा, यहाँ पे t² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही t² डिवीजन में जाने वाला है। सही है, अब इस टर्म का देखते हैं। तो क्या dt³ का डायमेंशन l होगा क्या? नहीं, राइट। इस पूरे टर्म का डायमेंशन l होना चाहिए, पूरे टर्म का डायमेंशन dt³ अपॉन e माइनस टी, इस पूरी चीज का डायमेंशन l होना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें पता है e माइनस टी, अगर ये चीज का मुझे कुछ तो रिजल्ट लाना है तो e और t का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं चीजों को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं। तो मेरा डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू t, क्योंकि e और t का डायमेंशन सेम होना चाहिए, t का डायमेंशन t है, राइट। तो क्या e का डायमेंशन मिल गया, तो हमने a का फाइंड कर लिया, b का फाइंड कर लिया, c का फाइंड कर लिया, e का फाइंड कर लिया। अब हमें dt³ अपन e माइनस टी, इसका डायमेंशन l के बराबर इक्वेट करना है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा dt³ अपन e माइनस टी है उसमें डिनोमिनेटर का डायमेंशन t आ रहा है। सही है, इसको यहां पे लिखता हूं, है ना। तो d, क्या इस t³ को मैं ऐसा t³ लिख दूं,
सही है। न्यूमरेटर का डायमेंशन क्या रहा है हमारा, टी, इसका पूरा डायमेंशन होना चाहिए एल। एस टी क्यूब से यहां पे टी स्क्वायर आ गया, डी टी स्क्वायर इक्वल्स एल, राइट। तो मेरा डी का डायमेंशन क्या बन गया, डी का डायमेंशन बन रहा है एल टी माइनस 2। आ गया, सही है। ये काफी अच्छा सवाल है। इसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, एक एक स्टेप को अच्छी तरह से देखो। अगर ये सवाल तुम कर लोगे अच्छे से तो तुम्हें 10 सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 एकदम छोटे छोटे से सवाल करोगे ना, इससे अच्छा है तुम इस एक सवाल को कर लो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी वाला सब कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, बाकी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद से निकालने की ट्राई कर लो, ठीक है, सही है, ओके। चलो नोट डाउन कर लिया और अब कर दो बोर्ड को, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं हम, और कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, कि हम डायमेंशंस की हेल्प से और क्या क्या चीजें कर सकते हैं फिजिक्स में, राइट। अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बता दिया कि अगर तुम्हें दो चीजों का ऐड करना है तो तुम्हें दो चीज सेम डायमेंशंस की लेनी पड़ेगी, राइट। और अगर तुम्हें दो चीजों को इक्वेट में करना है तो चीज दोनों साइड का, एलएचएस और आरएचएस साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, राइट। ओके, अब क्या करते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है कि तुम जो तुम्हें फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। देखो यार, ये फिजिक्स है ना, तुमने तुम्हारे सीनियर से, तुम्हारे सुपर सीनियर से ऐसी चीज सुनी होगी कि फिजिक्स में काफी सारे फॉर्मूलेज आते हैं, राइट। तो अगर तुम्हें कोई भी एक रिलेशन दे दिया है ना, कोई भी एक जनरल रिलेशन दिया हुआ है, तुम डायमेंशनल एनालिसिस करके एटलीस्ट ये तो चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो तुम बोलेंगे कि नहीं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ वही गलत है। और अगर वो डायमेंशनली करेक्ट होगा तो तुम क्या बोलोगे, ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, बाकी एक्चुअली वो करेक्ट है कि नहीं है वो एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं ना। लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई रिलेशन जो तुम्हें दिया हुआ है और वो डायमेंशनल कंसिस्टेंट नहीं रखते, मतलब एलएचएस का और आरएचएस का अगर डायमेंशन ही मैच नहीं करता, क्या तुम वो दो चीजों को इक्वेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट। चलो क्या करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आएगी। एग्जाम्पल क्या है, किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम क्या करो, तुम कोई चीज का टाइम पीरियड निकालो, है ना। किसी ने बोल दिया कि सर टाइम पीरियड का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। अभी टाइम पीरियड क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हमें कंसर्न नहीं करना है। हमें क्या कंसर्न करना है, हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन कहां पे कर सकते हैं। जब ऐसा कोई फॉर्मूला आएगा फिजिक्स में आगे, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। अभी किस चीज पे फोकस करना है, अब इस चीज पे फोकस करना है कि अगर एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन मैच नहीं करता है, मतलब फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो गलत है, राइट। इतना तो मैं कमेंट कर सकता हूं। चलो देखते हैं, एलएचएस क्या है, यहां पे टी होता है टाइम, मैं बता देता हूं है ना सब क्या क्या होता है। एल होता है लेंथ, ये जी है ना, जी वो तुम्हारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा ना, राइट। जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सुना हुआ है ना। तो हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये वाला रिलेशन दिया हुआ है कि जो तुम्हारा टाइम पीरियड है वो 2π√L²/g, ऐसा किसी ने तो भी रिलेशन बोल दिया। हम क्या बोले, ठीक है कि आपने हमें रिलेशन तो दे दिया है, फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार इस रिलेशन को चेक करना चाहेंगे कि क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे करेंगे, पहले हम एलएचएस का डायमेंशन निकालेंगे, राइट। एलएचएस का डायमेंशन क्या आएगा, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो एलएचएस का मेरा डायमेंशन है वो सिर्फ टाइम है, राइट। अच्छा, अगर मुझे एलएचएस इक्वल्स आरएचएस करना है तो मुझे एलएचएस और आरएचएस इन दोनों का डायमेंशन मैच करना पड़ेगा, इतना मानते हो, सही है। अब क्या करें, चलो आरएचएस का डायमेंशन निकाल लेते हैं। क्या हमने कल पढ़ा था कि अगर तुम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो चीज का डायमेंशन नहीं बदलता है। अगर मैं सिर्फ
टू पाई का डायमेंशन निकालूं या अंडर रूट एल स्क्वायर बाई जी का डायमेंशन निकालूं, दोनों डायमेंशन सेम होंगे। तो क्या मैं सिर्फ टू को हटा दूंगा यहाँ से, राइट? टू पाई इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पिछले लेक्चर में देखा था हमने, राइट? तो हम क्या करते हैं, जो आरएचएस का डायमेंशन होगा ना, आरएचएस का डायमेंशन वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस एल स्क्वायर बाई जी के डायमेंशन के बराबर होगा। सही है? अच्छा, एल क्या है, लेंथ, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, ये मेरा एल स्क्वायर हो गया, जी क्या है, जी एक्सेलरेशन है, राइट? तो एक्सेलरेशन का क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस टू, बहुत बार देखा है ना एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अच्छा, तो इसका डायमेंशन क्या रहा है, देखो एल से एक एल गया तो बचा ऊपर एक एल, राइट? ऊपर एक एल बचा और नीचे क्या आया, टी का पावर माइनस टू। इस टी के पावर माइनस टू को मैं ऊपर लेके जाऊँ क्या, टी के पावर माइनस टू को ऊपर लेके गया तो मेरे पास क्या बच रहा है, जो आर एच एस आ रहा है उसका डायमेंशन आ रहा है, दिस इज एल टी स्क्वेयर, राइट? इसको छोटा कर दो, इस टी स्क्वेयर को मैं स्क्वेयर रूट के बाहर लेके आऊँ तो क्या बच रहा है, टी इंटू रूट एल। तो क्या आरएचएस और एलएचएस का डायमेंशन सेम आ रहा है? नहीं, एलएचएस में हमारे पास क्या आ रहा था, सिर्फ टाइम का डायमेंशन आ रहा था, और आरएचएस में क्या आ रहा है, हमारे पास टाइम इंटू सम रूट एल का डायमेंशन आ रहा है, राइट? इसको मैं एल का पावर हाफ भी बोल सकता हूं, सही है? टी का पावर 1 और एल का पावर हाफ। तो एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशंस मैच नहीं कर रहे, मतलब ये जो फॉर्मूला दिया गया है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब ये फॉर्मूला ही गलत है। तो एटलीस्ट मैं इतना तो कमेंट कर सकता हूं, ये जो मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला गलत है, वो सही नहीं है। क्यों? तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास टाइम आ रहा है और जो राइट हैंड साइड पे आ रहा है वो समथिंग टाइम इंटू रूट एल, ऐसा कुछ तो आ रहा है। तो इन दोनों को तो मैं इक्वेट ही नहीं कर सकता, सही है? अब क्या करते हैं, इसके करेक्ट फॉर्मूले को पढ़ते और देखते हैं कि क्या इसका अगर मैं करेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं तो मेरे डायमेंशंस मैच करते हैं क्या, राइट? ओके, तो अगर गलती होगी, क्या चीज में गलती होगी, अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो तो पकड़ा जाएगा भैया, है ना? चलो अब क्या करते हैं, एक बार सही वाला जो फॉर्मूला है ना टाइम पीरियड का, उसको एनालाइज करके देखते हैं और चेक करते क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस मैच करते हैं, राइट? जो सही फॉर्मूला होता है ना वो होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इस पे डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। एलएचएस का डायमेंशन क्या होगा मेरा, सिर्फ टाइम, राइट? आरएचएस का डायमेंशन निकालता हूं मैं, है ना? आरएचएस का डायमेंशन क्या है, देखो 2 पाई को कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दूं मैं, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट? तो आरएचएस का डायमेंशन हो जाएगा, इस एल का डायमेंशन क्या है, सिर्फ लेंथ, जी का डायमेंशन क्या है, जी एक्सेलरेशन का डायमेंशन आएगा, राइट? एल टी माइनस 2 लिख दूं मैं, इस एल से इस एल को कैंसिल कर दूं, बचा क्या अपने पास, अंडर रूट 1 अपॉन टी माइनस 2। ये टी माइनस 2 ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर बनेगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, टी। तो हमारा जो आरएचएस का डायमेंशन है वो आ रहा है टी। क्या अब एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन मैच कर रहे हैं? हाँ, मैच कर रहे हैं, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो एटलीस्ट डायमेंशनली करेक्ट है, राइट? तो सेम चीज हम बाकी इक्वेशंस के लिए भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई जनरल इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि तुम इसको डायमेंशनली चेक करो, ये सही है का गलत है, तो तुम एटलीस्ट वो डायमेंशनली सही है या गलत है वो तो चेक कर सकते हो। अच्छा, चलो मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, अगर कोई दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब वो इक्वेशन सही है, ऐसा तुम कमेंट कर सकते हो क्या? सोचो थोड़ा। नहीं कर सकते, है ना? कि अगर कोई तुम्हें दिया हुआ इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब वो इक्वेशन एक्चुअली करेक्ट है, ऐसा नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। कैसे, हम देखते हैं, है ना? चलो इसी एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब वो इक्वेशन सही होगा ही, ऐसा तुम कमेंट नहीं कर सकते। कैसे? चलो मैं बताता हूं। मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, ये 2 पाई वाली टर्म हटा देता हूं और मैं क्या बोलता हूं,
मैं बोलता हूँ जो मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो होता है t इक्वल्स √L/g, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अब तुम इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करो। LHS का डायमेंशन t अभी देखा था। देखो RHS का डायमेंशन कैसे निकाला था हमने 2 पाई का डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल दिया था, उसको हटा दिया था और सिर्फ L/g का डायमेंशन निकाला था। तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा √L/g का डायमेंशन होगा और 2 पाई √L/g का डायमेंशन होगा वो डायमेंशन सेम है, मतलब RHS का डायमेंशन भी टाइम आएगा। तुम खुद से एक बार इवैल्यूएट करके देखो, जो √L/g का डायमेंशन आता है और 2 पाई √L/g का डायमेंशन है वो सेम आएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ डायमेंशनली चेक करता हूं कि मेरा फॉर्मूला सही है गलत है, अगर मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला लिखेगा या ऐसा फॉर्मूला लिखेगा, मैं बोलूंगा कि डायमेंशनली तो दोनों रिलेशन सही है। मैं क्या बोलूंगा? डायमेंशनली दोनों रिलेशन सही है। लेकिन हमें तो पता है कि करेक्ट फॉर्मूला ये है। तुम्हें कैसे पता है? मैंने बताया ना ये करेक्ट है बोल के। अभी मान लो, है ना, कि अभी मान लो ये करेक्ट है, लेकिन तुम देख रहे होंगे कि इसका और इसका डायमेंशन भी मैच करता है, इसका और इसका डायमेंशन मैच करता है। मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब वो इक्वेशन परफेक्टली करेक्ट है, ऐसा नहीं है। इट कैन डिफर बाय अ कांस्टेंट। यहाँ पे कोई भी अगर c लिखा होगा, c की वैल्यू कुछ भी डालो, अगर c की वैल्यू तुम 2 पाई डाल दो या 4 पाई डाल दो या 1000 डाल दो, फिर भी ये वाला रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट आएगा, राइट? तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जस्ट डिफर बाय अ कांस्टेंट विच इज c हियर, राइट? तो सही है। तो इससे हमने क्या सीखा? एक चीज सीखी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्या कह सकते हैं? कि जो दिया हुआ रिलेशन है वो गलत है। ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर कोई चीज डायमेंशनली तुम इक्वेट कर सकते हो, मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन आता है, मतलब वो इक्वेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जस्ट इक्वेशन डिफर्स बाय अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? देखो इस चीज की मैं फील दिला देता हूं और एक एग्जांपल से। तुम्हें पता है, राइट, कि v इक्वल्स u प्लस AT होता है, राइट? क्या हमने इसका डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक की थी? v का डायमेंशन आया था LT-1, u का आया था LT-1, a का आया था LT-2 इंटू t, या आया था LT-1। मतलब दोनों साइड पे LT-1 डायमेंशन आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, v इक्वल्स 2u प्लस AT, राइट? v इक्वल्स 2u प्लस AT, क्या ये रिलेशन अभी भी डायमेंशनली सही है? चेक करते हैं। देखो v का इक्वेशन डायमेंशन LT-1, 2u का डायमेंशन और u का डायमेंशन सेम होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी से हम कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डायमेंशन चेंज नहीं होता है। तो 2u का डायमेंशन और u का डायमेंशन सेम है, मतलब इस इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली हमें पता है कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ना कि v इक्वल्स 2u प्लस AT, राइट? अगर 2u की जगह तुम 100u भी लिख दोगे तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट ही आएगा, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअल इक्वेशन ये होता है। इससे अगेन मैं बता रहा हूं क्या है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आता है मतलब वो इक्वेशन सही है, ऐसा नहीं होता है, राइट? ओके, चलो अब क्या करते हैं, इसका सेकेंड एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, राइट? सेकेंड एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। वैसे देखो यार, मतलब ये डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्जन करोगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये जो सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। वैसे तो हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स खुद से करने को आता है। अगर कोई तुम्हें बोल देगा कि मुझे 1 किलोमीटर पर आवर को तुम मीटर पर सेकंड में करके दिखाओ, तुम्हें आता है, राइट? तुम क्या करते हो, सीधा किलोमीटर को मीटर में कर देते हो, आवर को सेकंड्स में कर देते हो, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, कितना आता है? 5/18 आता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। लो हो गया 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड में। लेकिन फिर भी डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम यूनिट्स का कैसे कन्वर्जन करते हैं देख लेते हैं। बट मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, हम फिजिक्स में प्रेफर करेंगे, हम खुद से करेंगे ना, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, आंसर तो अल्टीमेटली वही आता है, जस्ट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा आता है।
हम जल्दी से फटाक से, मैंने क्या कैसे किया अभी, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे किया, किलोमीटर को मीटर में कर दिया, आवर को सेकंड में कर दिया, इसका रेशियो जल्दी से ले लिया और 5/18 मेरे पास फटाक से मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ गई। सही है, मैं प्रेफर करता हूं इस मेथड से यूनिट कन्वर्जन करना। अभी जो देखेंगे हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वो भी है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, तुम देख लोगे है ना कि टाइम कंज्यूमिंग कैसे है। अच्छा, जब हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात की थी, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला का बात किया था मैंने, n1u1 इक्वल्स n2u2, राइट। यहाँ पे n1 होता है मैग्नीट्यूड इन u1 सिस्टम, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, ऐसा एग्जांपल दिया था। मैंने क्या बोला था, ये 1 मैग्नीट्यूड है मीटर सिस्टम में, 100 मैग्नीट्यूड है सेंटीमीटर सिस्टम में। n1 मैग्नीट्यूड इन u1 सिस्टम, n2 मैग्नीट्यूड इन u2 सिस्टम। सही है, तो इन्होंने क्या बोला, अगर तुम्हें n2 निकालना है ना, क्या n2 मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है अदर सिस्टम में, मतलब किसी ने बोल दिया तुम्हें मीटर पर सेकंड को तुम्हें सेंटीमीटर पर सेकंड में करना है, बस u1 से u2 जा रहे हो तुम, राइट। u1 क्या है तुम्हारा MKS सिस्टम है या SI बोल दो, और u2 क्या है तुम्हारा CGS सिस्टम है, राइट। अगर तुम्हें MKS से CGS में करना है तो क्या मैं n2 को रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकता हूं, n1 टाइम्स u1 अपॉन u2, राइट। अब देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस करके कैसे यूज आता है, बस इस चीज को याद रखो अभी, है ना। n2 को कैसे लाया हमने, n1 u1 इक्वल्स n2 u2 दिया हुआ था, n2 कैसे आया, n1 u2 से डिवाइड किया u1 अपॉन u2। चलो कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें क्या, मतलब एग्जाम्पल लेके इस कंसेप्ट को समझते हैं। यार देखो यार, तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी कोई चीज हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना, तो वो लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि कंसेप्ट याद आने में मे भी थोड़ा सा टाइम लगे, बट कोई एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं तो तुरंत याद आ जाता है, अरे यार हमने इस चीज को ऐसे किया था। सही है, चलो यार मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल से बता देता हूँ। हमें क्या करना है, फोर्स है ना, फोर्स का अपन देखते हैं। फोर्स का SI यूनिट होता है 1 न्यूटन, न्यूटन होता है, राइट, और इसका CGS यूनिट होता है डायन। तो हमें निकालना है 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, राइट। तुमने सुना होगा CGS यूनिट होता है डायन, नहीं सुना है लोड लेने की बात नहीं है, जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आएगा तब आराम से पढ़ेंगे, राइट। तो अभी अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना चाहता हूं और मैं फोर्स का SI यूनिट CGS यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो हमने फॉर्मूला देखा कि मेरा जो n2 है वो होता है n1 u1 अपॉन u2, राइट। क्या करते हैं, n1 है अपना 1 न्यूटन, तो मैं u1 को न्यूटन सिस्टम बोल देता हूं और u2 को CGS सिस्टम बोल देता हूं, जो कि डायन है, राइट। चलो क्या करते हैं, एक बार फोर्स के डायमेंशंस लिख देते हैं ना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2। मैं बोलूंगा n1 सिस्टम में मेरे कुछ ऐसे डायमेंशंस है, m1 l1 t1 टू द पावर -1, और सेम डायमेंशन मेरे n2 सिस्टम में क्या, m2 l2 t2 -2। अब यहां पे पुट करो, n2 क्या है जो डायन में आएगा, n1 क्या है 1 न्यूटन, राइट। मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूं यहां पे। अच्छा, u1 की जगह ये डाल दो, m1 l1 t1 -2। अब u2 की जगह ये डाल दो, m2 l2 t2 -2। अब तुम क्या करो, ये जो m2 है इसको m1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मतलब ये m1 क्या है, m1 है SI सिस्टम में, राइट। m2 क्या चीज सिस्टम में, m2 CGS सिस्टम में। हम क्या करते हैं, m2 को m1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो m2 बराबर, यार मतलब m1 को मैं 1 kg ले लूँ और m2 को 1 ग्राम ले लूँ, राइट। तो मेरा m2 क्या हो जाएगा, m2 इज 10 टू द पावर -2 m1। सही है, 1 ग्राम बराबर 10 टू द पावर -3 होता है, सॉरी है ना, kg के लिए 10 टू द पावर -3 kg, ये क्या हुआ है ना। तो m2 के लिए आ गया रिलेशन हमारे पास। m2 के लिए क्या रिलेशन आया, m2 के लिए रिलेशन आया हमारे पास, यहाँ पे कॉर्नर में लिख रहा हूँ मैं, m2 के लिए आया 10 टू द पावर -3
m1। अच्छा सेम लेंथ के लिए करेंगे, लेंथ क्या होता है, मीटर टू सेंटीमीटर करना है हमें, राइट। तो क्या मैं सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² L1 लिख लूँ क्या, मेरा L1 मीटर है, L2 सेंटीमीटर है। अच्छा T2 के लिए करते हैं, T2 तो सेम ही होता है, T2 और T1, राइट। T2 और T1 सेम क्यों होता है, दोनों SI सिस्टम में भी और CGS सिस्टम में भी दोनों का यूनिट सेकेंड होता है, राइट। अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर रख देते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर रख दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, देखो m1 L1 T1 -2, m2 की जगह ये वाला m1 डाल दो 10⁻³ m1, L2 की जगह 10⁻² L1 और T2 की जगह T1 डाल दो T1⁻²। क्या इससे ये कट गया, L1 से L1 गया, M1 से M1 गया, बचा क्या अपने पास 10⁻⁵ डिनोमिनेटर में बचा, मतलब 1/10⁻⁵। इसको ऊपर लेके जाओ तो 10⁵। ये आ गया तुम्हारा CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट। मतलब मैं क्या ऐसे लिखूं, 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ CGS सिस्टम, उसको जिसको हम डायन बोलते हैं। यार देखो यार, कितनी लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है अगर तुम यूनिट्स एंड डायमेंशन की हेल्प से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करते हो। अब सेम कन्वर्जन मैं फटाक से जो अपन ट्रेडिशनल वे से करते हैं ना, जो तुम 9th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, उससे करके बताता हूँ। 2 सेकंड में आंसर निकलता है, राइट, 2 सेकंड में आंसर निकलता है। कैसे करेंगे, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो s⁻²। अपन को इसको CGS में करना है, तो मैं क्या इसको ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड -2 इसमें करना है, राइट। तो किलोग्राम का मैं ग्राम में लिख दूँ 10⁻³ ग्राम्स, राइट। मीटर को मैं सेंटीमीटर में लिख दूँ, कितना आएगा 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकेंड इनवर्स ऐसे ही रहने दो 10⁻², 10⁻³ 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। लो तुम्हारे पास आ गया CGS में यूनिट, तो यही आ रहा है, राइट। 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵, इसको अपन डायन बोलते हैं। कितना टाइम लगा करने में, हार्डली 5 सेकेंड्स, राइट। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना कैसे है, यूनिट्स एंड डायमेंशन की हेल्प से, मैंने तो वो दिखा दिया। तुम क्या करोगे, n1 u1 इक्वल्स n2 u2 लिखोगे, सबके डायमेंशन लिखोगे और डायमेंशन में कन्वर्जन करोगे, m2 को m1 में लिखोगे। क्या की हेल्प से, अगर मास है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ है तो 10⁻² से हेल्प करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और सेकेंड को वैसा का वैसा रहने दो। या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है वो, देख लिया, राइट। अगर तुम्हारे बोर्ड से एग्जाम में, जैसे अपन बोर्ड्स के लिए पढ़ते नहीं है, अपन नीट और जेईई के लिए पढ़ते हैं, राइट। फिर भी अगर बोर्ड्स में कोई पूछता है तो वैसे तुम कर सकते हो, राइट, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जब जैसे तुम 10th तक पढ़ते आ रहे थे, राइट। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। नीट में कभी क्वेश्चंस नहीं आते, अब तक जितना पढ़ा ना अपन ने, नीट के लिए उतना मोर देन इनफ है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले पॉइंट से। लेकिन IIT JEE में और एक चीज़ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो क्या कंसेप्ट है, डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटीज दिए होंगे तुम्हारे पास, राइट। कैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देंगे, लेट्स से कि मैं बोल रहा हूँ A1 A2 A3, ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दिए, AN, है ना। तुम क्या करोगे, इन फिजिकल क्वांटिटीज, कोई तुम्हें बोलेगा कि जो तुम्हारा कोई तो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो इनके कोई कोई पावर्स पे डिपेंड करती है ना। मतलब बोलेगा A1 का पावर A पे डिपेंड करती है, A2 का पावर B पे डिपेंड करती है, ऐसा कुछ बोल देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से इन A B C D की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अभी लोड मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, राइट। मैं और एक DPP अपलोड कर रहा हूँ जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आएगा। एक्सपेक्ट करता हूं कि आज इवनिंग तक तुम उस DPP को ट्राई कर लोगे, ठीक है। ओके, चलो, गुड डे।